भारत द्वारा विनियामक उपाय, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2016। उद्देश्य खतरनाक अपशिष्ट को न्यूनतम करते हुए अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना। खतरनाक अपशिष्ट को अन्य उत्पादों से अलग करना, जैसे कि बेकार टायर, कागज का अपशिष्ट, धातु का स्क्रैप और प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स, जिन्हें पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग के लिए संसाधन माना जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन प्राथमिकता क्रम में मानकीकृत प्राथमिकता, रोकथाम, फिर न्यूनीकरण, फिर पुनः उपयोग, फिर पुनर्चक्रण, फिर पुनः प्राप्ति या उपयोग, सह प्रसंस्करण सहित, फिर सुरक्षित निपटान। मानक संचालन प्रक्रियाएं SOP, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों के लिए विशिष्ट अवसंरचना और मानक संचालन प्रक्रिया SOP स्थापित की गई है। SPCB या PCC राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा अनुपालन का सत्यापन किया जाता है। आयात या निर्यात विनियमन निषिद्ध अंतिम निपटान के लिए खतरनाक अपशिष्ट का आयात अनुमति प्रक्रियात्मक नियमों का पालन करते हुए पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या उपयोग के लिए आयात। निषिद्ध अपशिष्ट आयात या जीव या वनस्पति मूल के अपशिष्ट, खाद्य, वसा और तेल। घरेलू अपशिष्ट महत्वपूर्ण देखभाल, चिकित्सा उपकरण, सीधे पुनः उपयोग के लिए टायर, ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट PET बोतलों सहित विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक संयोजन, स्क्रैप, रासायनिक अपशिष्ट, विशेष रूप से विलायक आदि शामिल है। देश में ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर रोक लगा दी गई है, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यातोन्मुख इकाइयाँ EOU भी शामिल है। रेशम अपशिष्ट के निर्यातकों को अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अनुमति लेने की आवश्यकता से छूट दे दी गई है, यदि भारत में निर्मित और भारत से निर्यातित विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक असेंबलियाँ तथा घटक दोषपूर्ण पाए जाते हैं, तो उन्हें अब पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त किए बिना देश से वापस आयात किया जा सकता है देश में वापस आयात किया जा सकता है। जिन उद्योगों को जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत अनुमति की आवश्यकता नहीं है, उन्हें अब खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट नियम 2016 के अंतर्गत मंजूरी की आवश्यकता से छूट दी गई है। रेडियोधर्मी प्रदूषण में एक अनुमान के अनुसार भारत प्रतिवर्ष प्रति गीगावाट GW परमाणु ऊर्जा क्षमता के लगभग 4 टन रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न करता है। महत्वपूर्ण शब्दावली में रेडियोधर्मिता, यह कुछ तत्वों के परमाणु नाभिक के विघटन के कारण प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, बीटा कण और गामा कण लघु तरंग EMR के सतह स्फूर्त उत्सर्जन की घटना है। रेडियोधर्मी प्रदूषण इसे पर्यावरण विकिरण के स्तर, परमाणु विकिरण या रेडियोधर्मी संदूषण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण में सतह या ठोसों या द्रवों या गैसों के भीतर रेडियोधर्मी पदार्थों की उपस्थिति, जहाँ उनकी उपस्थिति अनपेक्षित या अवांछनीय हो। महत्वपूर्ण स्रोत हैं प्राकृतिक विकिरण स्रोत, अंतरिक्ष से आने वाली बाह्य ब्रह्मांडीय किरणें और पृथ्वी की परपट्टी में मौजूद रेडियो न्यूक्लियोटाइडों से निकलने वाली स्थलीय विकिरणों, जैसे रेडियम 224, यूरेनियम 238, थोरियम 232, पोटेशियम 40, कार्बन 14 आदि। कृत्रिम विकिरण प्रदूषण, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आकस्मिक रिसाव और असुरक्षित निपटान, यूरेनियम तथा थोरियम मोनोजाइट, थोरियम का अयस्क जैसे रेडियोधर्मी पदार्थों का खनन, नैदानिक उद्देश्यों के लिए विकिरण के संपर्क में आना, जैसे एक्सरे, CT स्कैन, कीमोथेरेपी आदि, और परमाणु रिएक्टरों, प्रयोगशालाओं आदि से निकलने वाले धीमे परमाणु विकिरण के प्रकार में गैर आयनित विकिरण और आयनित विकिरण इतना ऊर्जावान कि
परमाणु से कसकर बंधे इलेक्ट्रॉनों को हटाकर आयन बना सके, जैसे एक्सरे, गामा किरणें, अल्फा कण, बीटा कण। गैर आयनित विकिरण जिसमें परमाणुओं या अणुओं को आयनित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, जैसे रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव और रक्त विकिरण। दृश्य प्रकाश, यूवी विकिरण। गैर आयनित विकिरण में जीवित कोशिकाओं और डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कैंसर या आनुवंशिक उत्परिवर्तन का कारण बन सकता है। गैर आयनित विकिरण आमतौर पर इसे कम हानिकारक माना जाता है, लेकिन अत्यधिक संपर्क से ऊतकों में गर्माहट या त्वचा में नुकसान पहुंचा सकता है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट के प्रकार में निम्न स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट LLW, इसमें चिकित्सा अनुसंधान और उद्योग में रेडियोन्यूक्लियोटाइडों के नागरिक अनुप्रयोग, बंद पड़े रिएक्टरों से प्राप्त सामग्री, रेडियोधर्मी सामग्री के साथ काम करने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाले सुरक्षात्मक कपड़े शामिल हैं। उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी अपशिष्ट HLW, ये अपशिष्ट परमाणु ईंधन क्षणों और अप्रचलित परमाणु हथियारों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। प्रभाव में आयनित विकिरण का प्रभाव, ये जीवित जीवों के लिए अत्यधिक हानिकारक है। ये रासायनिक बंधनों को तोड़कर और जीवित ऊतकों को नुकसान पहुंचाकर रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं। अल्पकालिक प्रभाव में जलन, चयापचय में खराबी, मृत ऊतकों और जीवों की मृत्यु होने के खतरे बने रहते हैं। दीर्घकालिक प्रभाव में उत्परिवर्तन, ट्यूमर और कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं। दीर्घकाल छोटा हो रहा है एवं विकासात्मक परिवर्तन हो रहा है। उच्च डोज पर यह घातक है, लेकिन कम डोज पर यह विभिन्न विकार उत्पन्न करता है, जिससे सबसे आम विभिन्न रूपों में कैंसर है। जैविक क्षति, विकिरण से निम्नलिखित क्षति हो सकती है। दैनिक क्षति या विकिरण ऋणता, उन कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचता है जो प्रजनन से संबंधित है, केवल व्यक्ति पर ही प्रभाव पड़ता है। आनुवंशिक क्षति, प्रजनन से जुड़ी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। यह बाद में जीन परिवर्तन से आनुवंशिक क्षति का कारण बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप असामान्यताएं उत्पन्न हो सकती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय में वैश्विक उपाय, राष्ट्रीय विनियामक ढांचा, अपशिष्ट प्रबंधन पद्धति जैसे गहन भूगर्भिक निपटान और विकिरण निगरानी नेटवर्क के साथ इंजीनियर्ड कंटेनमेंट सुविधाएं रेडियोधर्मी प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के निपटान के लिए अपनाए गए कदमों का हिस्सा है। भारत के प्रयास में परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड ये सुरक्षा सुनिश्चित करने और रेडियोधर्मी प्रदूषण को रोकने के लिए परमाणु एवं विकिरण संबंधी गतिविधियों को विनियमित कर उनकी निगरानी करता है। पर्यावरण निगरानी और परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियाँ रेडियोधर्मी अपशिष्ट से सुरक्षित संचालन निपटान को सुनिश्चित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, ई अपशिष्ट त्यक्त और जीवन की अंतिम स्थिति में पहुंच चुके विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, EEE तथा कंप्यूटर उपकरण, घरेलू उपकरण, ऑडियो और वीडियो उत्पाद या उनके सभी बाह्य उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। अगर इसे सुरक्षित भंडारण में रखा जाए या वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रित किया जाए या औपचारिक क्षेत्र में भागों या संपूर्ण रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए तो यह खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर इसे अवैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रित या निपटाया जाए तो यह घातक साबित हो सकता है। भारत में विगत 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट ई-वेस्ट के उत्पादन में तेजी देखी गई है, जो 2019-20 में 1.01 मिलियन मीट्रिक टन MT से बढ़ाकर 2023-24 में 1.751 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। भारत वर्ष 2022-23 में कुल उत्पादन 1.6 MMT ई अपशिष्ट से केवल 32.9% को ही एकत्रित
नष्ट पुनर्चक्रित या निपटान किया जाता है। प्रमुख ई अपशिष्टों कैथोड रे ट्यूब, टीवी, कंप्यूटर मॉनिटर आदि में प्रयुक्त पर्यावरण संबंधी समस्या कैडमियम, सीसा, बेरियम, निकल भूजल में घुल जाते हैं। मुद्रित सर्किट बोर्ड, पीसीबी और स्विच डिसोल्डरिंग या खुले में जलने के कारण टिन, सीसा, ब्रोमीन युक्त डाइऑक्सिन, कैडमियम और पारे का वायुमंडलीय उत्सर्जन एवं नदियों में निर्वहन। बैटरी के प्रकार के आधार पर कैडमियम, सीसा, लिथियम, पारा, निकल आदि ये अपशिष्ट प्रबंधन स्रोत और स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव में टोनर, प्लास्टिक प्रिंटर कार्ट्रिज में काले और रंगीन टोनर पाए जाते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव, श्वसन तंत्र में जलन पैदा करने वाला ब्लैक कार्बन एक कैंसरकारी पदार्थ है। पीवीसी, प्लास्टिक केबल, कंप्यूटर हाउसिंग और मोल्डिंग, क्लोरीनेटेड पीवीसी, क्लोरोबेंजीन जलाने पर उत्पन्न होने वाली डाइऑक्सिन अंतःस्रावी अवरोधक है। थैलेट प्लास्टिक विशेषकर पीवीसी को नरम करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रजनन स्वास्थ्य पर प्रभाव, प्रजनन के लिए विषाक्त है। सामान्य ई अपशिष्ट में फास्फोर योजक, कैथोड किरण ट्यूब या कैथोड किरण ट्यूब पर फास्फोर कोटिंग में जहरीले और भारी धातुएं जैसे कैडमियम और अन्य दुर्लभ मृदा धातुएं होती हैं। उदाहरण के लिए जस्ता, वेनेडियम योजक के रूप में होते हैं। लिथियम, पीवीसी, स्टेबलाइजर, लेजर, एलईडी, थर्मो इलेक्ट्रिक तत्व, सर्किट बोर्ड आदि। लिथियम आयन बैटरियों में कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज जैसी धातुएं होती हैं जो जहरीली होती हैं। अम्ल, सर्किट बोर्ड से धातुओं को अलग करने के लिए सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। धुएं में संक्षारक क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं जो श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। प्लास्टिक में सर्किट बोर्ड, कैबिनेट और केबलों में पाए जाने वाले पदार्थ कैंसरकारी होते हैं। बीएफआर ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिकॉर्डर्स, बीएफआर का उपयोग सर्किट बोर्ड, प्लास्टिक केबल और पीवीसी केबल में किया जाता है। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिकॉर्डर्स रिटार्डर्स कैंसरकारी ब्रोमिनेटेड डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन उत्सर्जन करते हैं। वे पर्यावरण में क्षरण की क्षति अत्यधिक प्रतिरोधी हैं। वे मनुष्यों और जीवों में संचित होने में सक्षम हैं। पीसीबी पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स पीसीबी का उपयोग ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, पेंट और प्लास्टिक को नरम करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। सेलेनियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल, पिगमेंट और फोटोकॉपियर, फैक्स मशीन। चांदी में कैपेसिटर, स्विच, संपर्क, बैटरी और प्रतिरोधक। ई अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय में ई वेस्ट कोएलिशन 2018 यह गैर बाध्य नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट था जिसे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की सात संस्थाओं में हस्ताक्षरित किया जो वैश्विक ई वेस्ट चुनौती का समाधान करने में सक्रिय है। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 भारत सरकार ने वर्ष 2011 में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर के आधार पर ई अपशिष्ट प्रबंधन पर पहला कानून पारित किया है। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 ने 2011 के नियमों को स्थान लिया है। मुख्य विशेषताओं में कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, सीएफएल और पारायुक्त लैंप सहित लगभग 21 से अधिक उत्पादों को ई अपशिष्ट नियम 2016 के दायरे में शामिल किया है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निर्माताओं, डीलरों, नवीनीकरण हेतु प्रतिबद्ध भागीदारों, एक निर्माता उत्तरदायित्व संगठन पीआरओ नियम में अतिरिक्त हितधारकों के रूप में शामिल किया गया है। निर्माताओं की जिम्मेदारी इसमें अनुशंसित तंत्र के साथ बेचे गए अपने उत्पादों को वापस लेना होगा और किसी भी ईईई के निर्माण के दौरान
उत्पन्न ई अपशिष्ट को एकत्र करना होगा और इसे पुनर्चक्रण या निपटान के लिए चैनलाइज करना होगा और एसपीसीबी मंजूरी प्राप्त करनी होगी। सीपीसीबी खतरनाक पदार्थों के प्रबंधन आरओएचएस पर कानून के अनुपालन की निगरानी के लिए बाजार के स्वास्थ्य ईईई का यादृच्छिक नमूना लेगा। हालांकि नमूना लेने की लागत उत्पादक को वहन करनी होगी। ई कचरे के अनुचित प्रबंधन से होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। इसमें नियम के उल्लंघन के लिए वित्तीय फंड लगाने का प्रावधान भी शामिल है। वित्त में ई अपशिष्ट का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों द्वारा ईपीआर को लागू करने के लिए एक अतिरिक्त चैनल के रूप में ई अपशिष्ट एक्सचेंज, रिटेलर और निक्षेप वापसी योजना की स्थापना का विकल्प दिया गया है। ई अपशिष्ट के आदान प्रदान को एक स्वतंत्र बाजार साधन के विकल्प के रूप में प्रदान किया गया है, जो एजेंसियों या संगठनों के बीच ईईई के रूप में के जीवन काल के अंत में उत्पन्न ई अपशिष्ट को बेचने और खरीदने के लिए सहायता प्रदान करता है। ई अपशिष्ट नियमों में वर्ष 2019 और वर्ष 2022 में और संशोधन किए गए। इन संशोधनों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार, जिसमें 2019 में संशोधन ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण क्षेत्र को औपचारिक बनाने के लिए उत्पन्न ई अपशिष्ट को अधिकृत विघटनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पहुंचाता है। नियमों में ईपीआर के प्रावधान के अंतर्गत संग्रहण लक्ष्यों को संशोधित किया गया तथा ऐसे नए उत्पादों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्होंने हाल ही में अपना विक्रय कार्य आरंभ किया है। ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के कवरेज को 21 से बढ़ाकर 106 किए जाए। ईईई के निर्माता में खतरनाक पदार्थों जैसे सीसा, पारा, कैडमियम के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए, जिसका लाभ स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ईपीआर प्रमाण पत्र कार्बन क्रेडिट के समान ई अपशिष्ट की जिम्मेदारी किसी तीसरे पक्ष पर डालने की अनुमति देगा। लक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के उत्पादों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वर्ष 2023 तक इसके ई अपशिष्ट का कम से कम 60% एकत्रित और पुनर्चक्रित किया जाए या वर्ष 2024 से 25 तक इसे 70% क्रमशः 70% और 80% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण क्षतिपूर्ति यह मुख्यतः उन कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है जो अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं करती हैं। उत्तरदायित्व राज्य सरकारों द्वारा यह उत्तरदायित्व है कि अपशिष्ट के निपटान और पुनर्चक्रण सुझाव के लिए औद्योगिक स्थान निर्धारण करेगी, औद्योगिक कौशल विकास करेगी तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए उपाय स्थापित करेगी। निर्माता अंतिम उत्पाद को पुनर्चक्रणीय बनाना तथा विभिन्न निर्माताओं द्वारा बनाए गए घटक को एक दूसरे के साथ संगत बनाना। सीपीसीबी बाजार में उपलब्ध इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ईईई का आंशिक नमूना परीक्षण करेगा ताकि खतरनाक पदार्थों की कमी से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी और सत्यापन किया जा सके। ई अपशिष्ट तीसरा संशोधन नियम 2024 ई अपशिष्ट की परिभाषा में विस्तार, इसके बाद और अधिक उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत अपशिष्ट की श्रेणी शामिल किए गए हैं। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर केंद्र सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों और मंजूरी के अनुसार विस्तारित उत्पादक दायित्व प्रमाण पत्रों के व्यापार के लिए मंच स्थापित कर सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्रों के लिए गैर अनुपालन हेतु पर्यावरणीय मुआवजे को 100% अधिकतम और 100% न्यूनतम की
100%, अधिकतम 30% न्यूनतम के बीच मूल्य सीमा तय करेगा। मजबूत पंजीकरण आवश्यकताएं ईएफ हैं। ईएफ उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्राधिकरणों के साथ पंजीकरण करना आवश्यक है। ई-रिपोर्टिंग का दायित्व उत्पादों के लिए ई-अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर रिपोर्टिंग बढ़ाई गई है। निगरानी तंत्र में अनुपालन और दंड के लिए कड़े दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। भारी धातु प्रदूषण। भारी धातु जल की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च घनत्व वाली धातु तत्व भारी तत्व कहलाते हैं। ये कम सांद्रता पर भी पर्यावरण और अन्य जीवों के लिए हानिकारक, विषाक्त या जहरीले होते हैं। पर्यावरण में प्रवेश करने वाली जहरीली धातुओं बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्नीफिकेशन का कारण बन सकते हैं। जल में घुलनशील भारी धातुओं आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा, पारा, बेरियम, क्रोमियम, प्लैटिनम, पैलेडियम आदि जोखिम। इसमें से अधिकांश जैविक अपघटन द्वारा विघटित नहीं होते हैं। ये जैव संचयी और जैव आवर्धित होते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर जीवों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। भारी धातु विषाक्तता। भारी धातुओं के संपर्क में आने के परिणाम है जो मानव शरीर के साथ ही विभिन्न प्रणालियों में प्रवेश करती है और कोशिकाओं में बंध जाती है, जिससे अंगों का सामान्य कामकाज बाधित होता है और यह अपरिवर्तनीय क्षति का कारण बन सकता है। कुछ मामलों में जीवन के लिए खतरा हो सकता है। भारी धातुएं तब गैसीय रूप से या महीन कणों के रूप में उत्सर्जित होती हैं जो हवाएं उनके मूल स्रोत से बहुत दूर ले जाती हैं। वर्षा अंततः धातु प्रदूषकों से युक्त वायु को धो देती है तथा उन्हें भूमि और जल निकायों तक पहुंचना। भारी धातुएं जब गैसीय रूप से या महीन कणों द्वारा उत्सर्जित होती हैं तो हवाएं उनके मूल स्रोत से दूर ले जाती हैं। वर्षा अंततः धातु प्रदूषकों से युक्त वायु को धो देती है तथा उन्हें भूमि और जल निकायों तक पहुंचा देती है।